हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू में ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है 78th बीपीएससी के लिए। हम लोग जो भी लेक्चर डिस्कस किए हैं अभी तक, उसमें हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस कर रहे हैं सभी टॉपिक्स के बारे में। तो आप लोग पूरा नोट्स बनाइए या फिर जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसको ही डाउनलोड करके और रिवाइज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी काम किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए। 140 तक हम लोग कर चुके थे, आज 141 नंबर क्वेश्चन। बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। कितने समय में गवर्नर यानी राज्यपाल जो है वो किसी बिल को, कोई भी साधारण बिल जो ऑर्डिनरी बिल है, उसको राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको वापस लौटा सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो जब भी कोई बिल आता है, कोई कानून बनना है, तो उस कानून का प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस होता है उसमें होता है कि सबसे पहले अगर केंद्र सरकार की बात करें, हमारे देश में वैसे तो 3 तरह की सरकार है, मगर मुख्य रूप से कानून 2 जगह बनता है। एक तो संसद में बनता है, पार्लियामेंट, केंद्र, वहाँ पे केंद्र से रिलेटेड कानून बनता है, और दूसरा है राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ होता है विधानसभा, यहाँ पे राज्य से रिलेटेड कानून जो है वो बनता है। तो केंद्र सरकार में केंद्र सूची संबंधित अगर कोई कानून है, रक्षा से संबंधित, विदेश फॉरेन अफेयर्स से संबंधित, है ना, तो कोई कानून जो बनता है, तो वो कोई भी बिल, कोई भी जब प्रस्ताव आता है, वो पहले या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होएगा। अगर राज्यसभा में पहले आया है तो राज्यसभा से पास होकर फिर लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से भी पास होएगा। जब दोनों से पास हो जाता है तो वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो जब उस पर साइन करते हैं तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। इससे पहले वो था बिल, माने वो सिर्फ एक प्रस्ताव था, बाद में वो क्या हो जाता है, एक्ट माने कानून, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा पास करके भेज दिया तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एकदम ज़बरदस्ती है कि साइन करना ही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको साइन करके आगे बढ़ा दें यानी पास कर दें, या तो वो उसको विथ होल्ड कर दें। विथ होल्ड माने रोक दें। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कितना दिन में पास करेंगे, अपना मन है उनका पास करने का। अगर वो मान लो कि 5 महीना बाद पास करे, 6 महीना बाद पास करे, 6 साल बाद पास करे, कोई उनको बोल नहीं सकता है। ठीक है, और वो बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं। विथहोल्ड मैंने रख लिए अपने हाथ में, पास ही नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन हुआ, और तीसरा ऑप्शन होता है कि उनको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो उसको वापस भेज देंगे फॉर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन माने फिर से तुम उसको देखो। तो लोकसभा या राज्यसभा को वो बिल वापस कर देंगे कि आप इसको दोबारा से विचार करके, पुनर्विचार करके आप फिर से भेजिए। तो लोकसभा राज्यसभा उसको या तो पुनर्विचार करके, जो राष्ट्रपति बोले हैं कि ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज करके फिर से पास करके उनके पास भेजेगा, या बिना चेंज किए, अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये ऐसे ही ठीक है, बिना चेंज किए दोबारा से जब उनके पास भेजेगा, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उन पे मतलब बाध्य हो जाते हैं कि उनको अब उसको पास करना ही है। वो सिर्फ एक बार भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, समझिए, सिर्फ एक बार। और जब वो वापस उनके पास आएगा तो इस बार तो उनको पास करना ही। अब उनके पास 3 ऑप्शन नहीं है कि पास करें या रोकें या दोबारा भेजें, नहीं, इस बार उनको पास करना ही है। ये हो गया केंद्र की बात। सेम ऐसा ही राज्य में भी चलता है। जब राज्य का कोई कानून बनना होता है, राज्य सरकार का समय, जैसे बिहार में कानून बना है कि जो है शराबबंदी कानून बना, ठीक है, बिहार में। तो शराबबंदी कानून जो सिर्फ बिहार सरकार ने बनाया अपने बिहार के लिए, तो बिहार में कानून कैसे बनता है, तो बिहार जो है ना, यहाँ भी 2 सदन है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1 सदन होता है, मगर 6 ऐसा राज्य है जहाँ 2 सदन है। ठीक है, तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ 2 सदन है। तो पहले 2 सदन में एक हो गया विधानसभा, ठीक है, और दूसरा हो गया विधान परिषद। अब जो कानून है, वो प्रपोजल है, वो या तो विधानसभा में आएगा या विधान परिषद में आएगा। विधानसभा में आया तो वो पास करके परिषद को भेजेगा, परिषद में आया तो परिषद पास करके सभा को भेजेगा। जब दोनों पास कर लेंगे तो कानून चला जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास।
ठीक है। अब राज्यपाल के पास भी सेम वही प्रेसिडेंट वाला 3 ऑप्शन, या तो राज्यपाल उसको पास कर दे, या तो विथहोल्ड कर ले, या तो वापस भेज दे रिकन्सिडरेशन के लिए। जब वापस भेज देंगे तो फिर वापस आएगा तो उनको पास करना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक और ऑप्शन होता है। वो एक ऑप्शन राज्यपाल का ये है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के मतलब देखने के लिए रिजर्व कर देंगे, वो बिल को आरक्षित कर देंगे कि यह बिल पे प्रेसिडेंट कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, खुद से कोई निर्णय नहीं लिए, ना विथहोल्ड किए, ना पास किए, ना वापस किए, प्रेसिडेंट के निर्णय के लिए बिल को रिजर्व कर देंगे। समझ में आया? तो ये चौथा ऑप्शन है। पर हमारे यहाँ इंडिया में टाइम लिमिट का कोई मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट या राज्यपाल जो भी हो। क्वेश्चन यहाँ राज्यपाल का पूछा है, गवर्नर का पूछा है, मगर प्रेसिडेंट या राज्यपाल जो भी हो उन पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट कि वो बिल कितना दिन में पास करें या कितना दिन में वापस भेजें रिकन्सिडरेशन के लिए, नो टाइम लिमिट। जब बिल राज्यपाल से प्रेसिडेंट के पास भी गया आरक्षित होके, तो प्रेसिडेंट के पास भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि राज्यों से जो बिल आया है वो उसको पास करना ज़रूरी है या कितना दिन में, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में टाइम लिमिट है, 10 दिन का टाइम होता है प्रेसिडेंट के पास बिल को पास करने के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को। पर हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। समझिए आप लोग। तो इसका आंसर है सी, नो टाइम लिमिट। मगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गवर्नर पे पूछा गया है, तो हम लोग गवर्नर से संबंधित सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आगे अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा गवर्नर यानी राज्यपाल संबंधित, तो वो आपका बन जाएगा। प्रेसिडेंट से संबंधित सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, अपने पिछले वीडियोज़ में। तो देख लो, गवर्नर के बारे में थोड़ा पढ़ लो, नोट्स में लिख लीजिए आप लोग। तो गवर्नर यानी राज्यपाल, ये आता है संविधान के भाग 6 में। संविधान के भाग 6 में इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन होता है? उसमें गवर्नर होते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माने चीफ मिनिस्टर की सहायता के लिए जो बाकी मंत्री सब होता है, और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल माने होता है सरकार का वकील। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार के वकील कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। तो राज्य की कार्यपालिका में ये इतने सारे लोग जो है वो आते हैं शामिल। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट। इसी तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हो जाते हैं गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वहाँ भी होता है, और एडवोकेट जनरल की जगह हो जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो है वो राज्य में केवल नाम के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड। ठीक है, हमारे देश में क्या है ना कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि 2 हेड होता है, हमारे देश में 2 हेड है, एक रियल हेड है और एक है नॉमिनल हेड। तो राज्य के स्तर पे देखेंगे तो रियल हेड हो गए सीएम, क्योंकि सारा काम आप देखिए कि हर जगह सीएम ही दिखते हैं न्यूज़ में और हर चीज़ वही कर रहे हैं, वो हो गए रियल हेड। और गवर्नर हो गए क्या? नॉमिनल हेड, क्योंकि गवर्नर के बिना पास किए तो कोई बिल पास नहीं होता है, कोई भी काम है वो गवर्नर के ही नाम पे होता है हर चीज़ राज्यों में। उसी तरह सेंटर में आपको पता ही है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे नॉमिनल हेड और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो हो जाएंगे रियल हेड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बस इतना लिखिए कि राष्ट्रपति उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए, गवर्नर के लिए हम लोग क्या सिस्टम अडॉप्ट किए हैं? अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, जबकि प्रेसिडेंट जो है आपका, उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सीएम का इलेक्शन होता है, सबका इलेक्शन होता है, मगर गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। किस राज्य का कौन गवर्नर बनेगा ये केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार क्या करेगी कि जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी का, जिस राज्य में नॉन बीजेपी है, जैसे बंगाल में नॉन बीजेपी है, तो वहाँ पे मतलब कि ऐसा गवर्नर नियुक्त कर देगी जो कि काम में अड़ंगा लगाए, है ना। जब सरकार चेंज होती है
ठीक है, जैसे मान लो कि चुनाव हुआ, बीजेपी से हो गया कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी कि जहाँ जहाँ बीजेपी वाला गवर्नर था उसको हटा देगी, फिर अपना गवर्नर लगा देगी। तो एक्चुअल में गवर्नर जो है उनका इलेक्शन तो हो नहीं रहा, उनकी नियुक्ति हो रही है। और कौन कर रहा है? करते हैं प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा क्या है, वो तो नाम के हेड हैं, वो तो सारा काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही कहने पे करते हैं। तो उसी हिसाब से इनका गवर्नर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। जो सर पार्टी रहेगी उस पार्टी के हिसाब से किसी राज्य में गवर्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन इनका नहीं होता है। ठीक है, अब रीज़न है कि क्यों गवर्नर का हम लोग इलेक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि गवर्नर मान लो कि हो गया किसी एक पार्टी का, मान लेते बंगाल का एग्जांपल लेते, तो गवर्नर हो गए आपके बीजेपी के, अगर इलेक्शन से जीत के आए तो, और जो सरकार है सीएम ममता बनर्जी, तो फिर दोनों लड़ते ही रह जाएंगे, फिर कोई भी बिल कभी पास नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से वो भी पार्टी मैन हो जाएंगे, गवर्नर भी पार्टी मैन हो जाएंगे, इसीलिए उनका इलेक्शन नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो बहुत कॉस्टली भी होता है, इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, इस कारण भी नहीं करवाते हैं कि क्यों ही करवाना है, वैसे भी नाम के हेड हैं, तो नाम का हेड है तो क्यों इलेक्शन करवाएं। और गवर्नर जो है वो न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, अगर इलेक्शन करा हो जाएगा तो फिर तो वो न्यूट्रल नहीं ना रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए उनका इलेक्शन नहीं किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशन मात्र 2, संविधान में मात्र 2 क्वालिफिकेशन है। एक तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है कि 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है वो मात्र 2 है। मगर इतने सालों से गवर्नर की जो नियुक्ति हो रही है तो कुछ परंपरा भी बन गया है, कुछ कन्वेंशन बन गया है। परंपरा क्या है कि वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ अपॉइंट होने, जैसे बिहार के गवर्नर बनाए जा रहे हैं तो वो बिहार के निवासी नहीं होने चाहिए, वो कहीं दूसरे महाराष्ट्र के, बंगाल के, वहाँ के लोगों को यहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जहाँ अपॉइंट हो रहा है। और दूसरा कि जब अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का तो प्रेसिडेंट वहाँ के सीएम से भी कंसल्ट करेंगे। ये तो जनरली नहीं किया जाता है, मगर ये भी है कि प्रेसिडेंट सीएम से भी कंसल्ट करेंगे। ये दोनों संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में बस 2 ही चीज़ लिखा है, भारत का नागरिक 35 साल। ठीक है, बाकी ये दोनों परंपरा से चल रहा है कि राज्य का नहीं होना चाहिए और सीएम से कंसल्ट करेंगे। तो देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या आएगा कि संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये चारों चीज़ लिख देगा। अब इसमें से बताओ संविधान में क्या लिखा है, कौन सा क्वालिफिकेशन संविधान में है, तो इसलिए इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन और क्या है फॉर द गवर्नर ऑफिस? कंडीशन है गवर्नर के लिए कि वो पार्लियामेंट का मेंबर एमपी नहीं होना चाहिए या फिर एमएलए नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, कोई एमपी एमएलए अगर गवर्नर बनते हैं तो उनको फिर अपना इस्तीफ़ा दे करके बनेंगे। ठीक है, दोनों ऑफिस में तो कोई काम नहीं कर सकता ना कि आप एमपी भी हैं और गवर्नर भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप गवर्नर बनते हैं तो आप जो है एमपी एमएलए से आपका सीट खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है लाभ का पद। लाभ का पद माने ऐसा पद जिस पे आप सरकार से सैलरी उठा रहे हैं। जैसे आप आईएएस नहीं होने चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी में टीचर नहीं होने चाहिए, कोई भी सरकारी नौकरी, पियून का नौकरी भी आपका नहीं होना चाहिए। सब रिज़ाइन करके तब आप बनेंगे गवर्नर। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन है। उसके बाद क्या उनको मिलता है, तो ही इज़ इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, सरकारी ऑफिशियल रेसिडेंस उनको मिलता है। ये लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है ये सब बनिएगा तो आपको रेसिडेंस वगैरह मिलेगा। उसके बाद आपको जो है और भी जो भी अलाउंसेस, मेडिकल और सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो सब लिखना नहीं है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट आप लिखिए कि उनको जो भी अलाउंसेस और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उनके काल में कम नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उनका जो कार्यकाल है उसमें वो चीज़ें कम नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि मान लेते ए जो है ये गवर्नर बना, ठीक है, 2025 में ये गवर्नर बना, अब ये 2030 तक गवर्नर रहेगा, 5 साल का टर्म होता है। तो जब तक ए गवर्नर है तब तक मान लेते हैं कि ए को जो सैलरी मिल रही थी वो थी 75,000 रुपया, तो इस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, ए के लिए नहीं किया जा सकता। अगर कोई कानून बनता है कि अब सैलरी जो है वो 70,000 रुपया हो जाएगी, तो वो आगे से होगा, जब अगला जो गवर्नर बनेगा ना उसके टाइम से होगा, ए के टाइम से नहीं होगा, क्योंकि ए को जिस सैलरी पे नियुक्त किया गया था उसको वही सैलरी मिलता रहेगा। या फिर मान लेते हैं कि और भी कुछ, जैसे कि धोबी का सुविधा मिल रहा था,
तो अब आएगा कानून की धोबी की सुविधा अब नहीं मिलनी है तो एक ही टाइम तो तब तक ये रहेगा तब तक मिलेगा, समझ गए ना। तो अब उसके कार्यकाल में ये डिमिनिश नहीं किया सकता है, ठीक है। If he is appointed as the governor of 2 or more states, his salary and allowances payable to him are shared by the state in such proportion as remain। मतलब अगर वो 2 राज्यों के या 3 राज्यों के, 2 से ज़्यादा राज्यों के गवर्नर बन जाते हैं तो भी सैलरी तो उतना ही मिलना है, मगर वो दोनों राज्य आपस में शेयर करके उसको सैलरी देगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो सैलरी होता है ना वो राज्य ही देता है, ठीक है। जिस राज्य में अपॉइंटेड है वो राज्य ही देता है। 2 राज्य में अपॉइंटेड हैं तो दोनों राज्य शेयर करके देगा, लिखने की बात नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। इम्यूनिटी क्या मिला हुआ है, इम्यूनिटी है कि ही एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फ्रॉम हिज ऑफिशियल एक्ट। ऑफिशियल काम के लिए उनको कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है। ऑफिशियल काम जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कानून पास किया जिससे देश में कुछ मतलब, या देश में नहीं राज्य में, क्योंकि गवर्नर तो राज्य के लिए कानून पास करते हैं, तो उस राज्य को घाटा हुआ, उस जैसे मान लो शराबबंदी हुआ बिहार के लिए, तो शराबबंदी से बिहार को रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। टैक्स हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं शराब के ऊपर क्योंकि हमने तो कह दिया कि शराब बंद है, जबकि वो तो ब्लैक मार्केट में और मिल ही रहा है, ठीक है। ब्लैक मार्केट में भी मिल रहा है और कितने लोग तो वो नकली शराब बना के घर पे पी रहे हैं और मर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो कानून पास किया, जो भी उस समय गवर्नर रहे होंगे, वो इस चीज़ के लिए लीगल लायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उनके ऊपर केस कर दे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि आपने ऐसा कानून पास किया था, ठीक है। जो भी सरकारी काम होता है, सरकारी काम करते टाइम उनके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती है। फिर जब तक वो कार्यकाल में होते हैं तो उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि ऐसी मतलब ऐसा कोई अपराध जिसमें जो है ना बेल वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे आपका हो गया रेप, मर्डर, अपहरण, इस तरह का जो अपराध होता है जो किस पूरे समाज के खिलाफ होता है, ठीक है। ऐसा अपराध जो समाज सोसाइटी के खिलाफ है, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ठीक है। रेप हुआ तो रेप किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आपने नहीं किया है, वो पूरे समाज पे एक धब्बा है, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं वो अगर मान लो कि उस पर इल्ज़ाम लग गया किसी भी राज्यपाल पे कि इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, ऐसा कुछ किया है, तो जब तक वो राज्यपाल है उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है, यानी उस पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है जब तक वो राज्यपाल है। सेम यही राष्ट्रपति के लिए भी है ये सभी चीज़ें, ठीक है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 मंथ, ठीक है, अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग मतलब होता है ऐसे ज़मीन जायदाद का मामला हो गया, ऐसा मामला जिसमें किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन जायदाद पे झगड़ा चल रहा है या डिवोर्स का मामला है, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग्स का जो मामला है उस पर केस चलाया जा सकता है, मगर उनको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा पहले, 2 मंथ का नोटिस देके तब सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता है। प्रोसीडिंग 2 तरह का होता है, यानी अपराध जो भी लोग करते हैं 2 तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में चोट वगैरह नहीं होता, मान लो ज़मीन का मामला है तो ज़मीन का मामला है, अगर केवल कुछ दावा आपत्ति म्यूटेशन वगैरह करवाना है तो ये सिविल प्रोसीडिंग है, मगर ज़मीन के लिए अगर कोई लड़ मर गया देन वो सिविल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उनके खिलाफ तो चल नहीं सकता है। फिर इनको ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर को, जो चीफ जस्टिस होते हैं उस राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं, जैसे पटना हाई कोर्ट, अगर बिहार के राज्यपाल हैं तो उनको कौन दिलाएगा, उनको पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लेना कि बिहार का गवर्नर कौन है, बिहार का चीफ जस्टिस कौन है, क्योंकि ये सब बीपीएससी पूछता है अभी एट द प्रेजेंट कौन लोग हैं, ठीक है। आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल है, जो अभी आपको बता दिए, मगर कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल एकदम इनको रहना ही है, इनको हटाया भी जा सकता है बीच में। कैसे, जैसे आपको बताया कि मान लो सरकार पलट गई, ठीक है, केंद्र में सरकार चेंज हो गई, तो केंद्र में जैसे ही सरकार बदलेगी तो वो क्या करेगा, सब राज्य से जहाँ हर राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी का राज्यपाल था सबको हटा के अपना राज्यपाल नियुक्त कर देगा, ठीक है। तो ये होता है, तो भले 5 साल का ऐसा लिखा हुआ है कि 5 साल उनका ऑफिस ऑफ टर्म है, मगर ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाम का देखो हर जगह प्रेसिडेंट को आगे किया जा रहा है, मगर ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर,
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट लेड डाउन एनी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी लिख लीजिए। संविधान में जो गवर्नर हैं इनको हटाने के लिए कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है कि किस ग्राउंड पे इनको हटाएंगे। जैसे लिखा है ना कि प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, मगर किस ग्राउंड पे हटाएंगे ये लिखा हुआ नहीं है, तो अपने मन से हटा देते हैं, जब मन तब हटा देते हैं। ठीक है, कोई ग्राउंड है ही नहीं कि किस ग्राउंड पे हटाना है। ठीक है। ए गवर्नर कैन ऑल्सो होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, ये प्रेसिडेंट के लिए भी होता है कि अगर 5 साल पूरा हो गया और जो नया आदमी है वो अभी तक नहीं आया, तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक गवर्नर जो है उस गद्दी पे बैठे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नर की गद्दी, प्रेसिडेंट की गद्दी एक दिन भी खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर डिफर्स फ्रॉम प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग वेज। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है, वो बताया हुआ है। जैसे वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट टाइम्स इन हिज डिस्क्रिशन, नो सच पॉसिबिलिटी हैज़ बीन इनविसाज फॉर द प्रेसिडेंट, ये लिख लेना। आर्टिकल 163 लिख लीजिए। आर्टिकल 163 में गवर्नर को जो पावर दिया गया है वो है उसका डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि अपने मन से, अपने विवेक से वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। आर्टिकल 163 में गवर्नर जब कहते हैं कि ये मेरा पावर है, तो वो उनका पावर होता है, चाहे कोई भी पावर हो। ठीक है, वो किसी भी तरह का डिसीजन, जैसे मान लेते हैं बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बिहार में 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में 3 बड़ी पार्टियां जो थीं, जैसे जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी आरजेडी, सबसे ज़्यादा वोट इसने लाया था। नेक्स्ट बड़ी पार्टी थी बीजेपी और थर्ड जो बड़ी पार्टी उसको जेडीयू कहेंगे, ज़्यादा नहीं था इनका, जेडीयू का शायद 42 या 52 के आसपास था। ठीक है, आरजेडी का सबसे अधिक था। जो जीतने के लिए बिहार में चाहिए 123, उतना तो नहीं था तीनों में से किसी के पास, पर आरजेडी के पास शायद 107-8 के आसपास हो रहा था। ठीक है, और बीजेपी के पास वैसे ही कुछ 93 या कुछ उसी हिसाब से हो रहा था, और जेडीयू के पास 42-52 हो रहा था। तो अब यहाँ पे गवर्नर का रोल आता है। गवर्नर चाहते तो जो आरजेडी है उसको सरकार बनाने के लिए वो दे सकते थे कि आप सरकार बनाइए, कुछ लोगों को जुटाइए, 123 पुराइए और सरकार बनाइए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ये दोनों मिल करके और इनके पास गए तो 123 से ज़्यादा हो गया था और गवर्नर ने इनको बनाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर के रोल का फिर बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि गवर्नर ने अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया। बहुमत जिस तरफ थी, यानी जनता का मत जिस तरफ था, उस चीज़ को नहीं देखा गया। ठीक है, मगर यहाँ पे यही चीज़ है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसको बोलते हैं हंग असेंबली, मतलब असेंबली तो बन नहीं पा रहा है, कोई सरकार बना नहीं सकता, एक पार्टी तो बना नहीं पा रहा है, इसको बोलते हैं हंग असेंबली, माने लटका हुआ असेंबली। तो उसमें गवर्नर अपना डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नर चाहें तो उस समय किसी को भी सरकार बनाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर। आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनिस्टीरियल एडवाइस वॉज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड विद द रिस्पेक्ट टू गवर्नर सो फार। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए मिनिस्टर का एडवाइस बाइंडिंग है, यानी प्रेसिडेंट कोई भी काम करेंगे तो जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी मंत्रियों का जो ग्रुप है वो लिखित में जब कुछ देगा तो प्रेसिडेंट तभी कुछ काम करेंगे। बिना उनके एडवाइस के प्रेसिडेंट एक पत्ता नहीं हिला सकता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर अपने मन से बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, द गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन द फॉलोइंग केसेस। किस केस में डिस्क्रिशन है? आर्टिकल 163, कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है। इफ़ द सीएम एडवाइज हिम टू डू फॉलोइंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर अविश्वास प्रस्ताव लग गया है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, तो वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भी भेज सकते हैं कि स्टेट, राज्य के अंदर संवैधानिक चीज़ें गड़बड़ा गई हैं, फेलियर हो गया है, राज्य में इमरजेंसी लगाओ। कैन रिजर्व अ बिल, वो बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, बताए थे ना आपको। चौथा पावर गवर्नर का कि वो बिल को रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। ठीक है, डिटरमाइंस द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट
ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ के जो गवर्नर बनते हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनको कुछ स्पेशल पावर्स है बाकी राज्यों के गवर्नर के अलावा। इनको स्पेशल पावर्स मिलता है क्योंकि ये जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य। यहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल जनजाति, आदिवासी लोग। तो इन इलाकों में इनके संरक्षण के लिए अलग से मतलब कि पावर्स दिए गए हैं। कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम, सीएम से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी मैटर पे। कैन रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल को पास करने से मना कर सकते हैं कि हम बिल पास ही नहीं करेंगे, जाओ। समझ गए? तो ये सब, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। ऐसे उनके पास बहुत सारा पावर होता है, ठीक है, बहुत ही सारा पावर है उनके पास, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको समन करने का पावर है। समन माने होता है ना कि जैसे आप लोग को बताए थे कि जो विधानसभा या लोकसभा ये सब जो चलता है ना, ये साल में 3 ही बार चलता है। 3 बार मतलब एक होगा इनका बजट सेशन, बजट सेशन होता है आपका जैसे कि फरवरी मार्च के आसपास। दूसरा होता है इनका मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र हो गया बारिश के टाइम, मॉनसून में जून जुलाई। और तीसरा होता है इनका विंटर सत्र, ठीक है, शीत सत्र। तो जो शीत सत्र होता है वो फिर ठंड में हो जाता है। तो 3 ही सत्र चलता है, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए 3 सत्र चलता है। संविधान में ये नहीं लिखा है कि 3 चलाओ, 4 चलाओ, 2 चलाओ, बस 2 सत्र के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 बार तो बैठना है ना, ऐसा नहीं है। कम से कम जो MP MLA उनको बैठना है, डिस्कस करना है, कानून बनाना है, उसी के लिए उनको चुना गया है। इतना सब जो बड़ा बड़ा इलेक्शन हुआ, पैसा खर्चा हुआ, ये सब इसी काम के लिए हुआ है। तो जब बैठता है वो लोग, ठीक है। अभी जैसे मानसून सत्र शुरू होगा, अभी क्या होगा, मानसून का मौसम है, अभी मानसून सत्र आएगा हर जगह, सभी राज्यों में, विधानसभा में या फिर लोकसभा में भी। तो मानसून सत्र जो है इसको बुलाएगा कौन? सभी MLA जो इधर उधर अपने अपने क्षेत्र में हैं उनको फिर बुलाना होगा। जैसे पटना, बिहार का एग्जांपल लें तो पटना, तो सभी को पटना बुलाना होगा कि पटना में बैठक है, मानसून सत्र है। और ये सत्र शुरू होता है तो चलता है कम से कम 1-2 महीना चलता है। तो बुलाएगा कौन? तो बुलाएंगे कौन? राज्यपाल। अगर लोकसभा का है तो राष्ट्रपति, राज्य का है तो कौन बुलाएंगे? राज्यपाल। इसी को बोलते हैं समन करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, राज्य की विधानसभा को समन करते हैं, बुलाते हैं। फिर बैठा, ठीक है। जब बैठता है तो पहली बैठक कौन लेते हैं? राज्यपाल ही लेते हैं। पहली बैठक जब भी बैठेगा तो कौन लेंगे? राज्यपाल। उसके बाद अब आज से बैठना शुरू हो गया, ठीक है, बैठता रहा, 2 महीना पूरा हो गया। अब आया समय कि मानसून सत्र को अब एंड किया जाए, सब अपने अपने क्षेत्र में जाओ, काम करो जा करके, फिर हम लोग अब विंटर सीजन में मिलेंगे। तो इस काम को कौन करेगा लास्ट में? प्रोरोग। लास्ट जो खत्म हुआ इसको क्या बोलते हैं? प्रोरोग। और ये कौन करेंगे? ये भी राज्यपाल करेंगे। तो बुलाते भी हैं, समन एंड प्रोरोग। इसी तरह से लोकसभा का राष्ट्रपति करते हैं, समन एंड प्रोरोग, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से फिर सबको फील्ड में भेज दिया गया, सभी MLAs को, कि अपने अपने फील्ड में जाके आप काम कीजिए, सभी विधायक लोग को। इसके बाद अब मान लो 5 साल पूरा हो गया, यही चलते चलते हर साल 3 सत्र होता रहा, 5 साल पूरा हो गया। अब है कि ख़त्म कहानी, ठीक है, अब नया इलेक्शन होना है। तो जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व करना होता है। डिसॉल्व माने होता है विघटन। तो डिसॉल्व भी कौन करेंगे? राज्यपाल। ख़त्म कर देंगे कि अब तुम लोग सब ख़त्म, अब नया इलेक्शन होगा, फिर नई बैठक होगी। तो जब नया इलेक्शन होता है तो फिर राज्यपाल सबको बुलाते हैं, फिर पहली बैठक राज्यपाल लेते हैं। समझ में आया? तो ये सारा काम बहुत मतलब राज्यपाल का एक लेजिस्लेटिव वर्क है। कोई मनी बिल आता है तो वो राज्यपाल के परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। मनी बिल, धन विधेयक, ठीक है, बजट से संबंधित जो भी बिल हो तो वो राज्यपाल के परमिशन से आता है। राज्यपाल क्षमा दान की शक्ति रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई भी जेल उल हुआ है तो अगर वो हाई कोर्ट से पास हो गया सब चीज़, उसके बाद उसको जाना है, राज्यपाल के पास जा सकता है, तो वो क्षमा दान दे सकते हैं, ठीक है। मगर वो 2 कंडीशन है कि देखो, प्रेसिडेंट तो हर कंडीशन में क्षमा दान दे सकते हैं,
चाहे मृत्यु दंड में क्षमादान हो, चाहे जो भी हो, पर जो राज्यपाल है ना, वो मृत्यु दंड अगर कोई आदमी को मिला है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं दे सकते। हाँ, मृत्यु दंड को जो बोलते हैं ना उम्र कैद, उसमें चेंज कर सकता है, पर क्षमा नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट तो क्षमा भी कर सकता है, मृत्यु दंड को सीधे क्षमा करेगा, जाओ घर जाओ, ऐसा भी हो सकता है, पर राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो कोर्ट मार्शल होता है, माने जो सैनिक लोग का अलग कोर्ट होता है, ठीक है, तो वैसा अगर केस है तो उसमें भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल के केस को नहीं देख सकते हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं। तो ये हो गया इनके क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा राज्यपाल जो है उनके पास ऑर्डिनेंस पावर भी होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर होता है आर्टिकल 213 से। ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश, ठीक है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है कि देखो कोई कानून बनाना है अचानक से, उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ना बजट सत्र चल रहा है, ना मानसून सत्र चल रहा है, ना ही विंटर सेशन चल रहा है, शीत सत्र चल रहा है। कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, आज के आज कानून बन जाना चाहिए। तो कौन बना सकता है फिर ऐसे केस में, क्योंकि बिल तो पास हो नहीं सकता है, विधानसभा तो चल ही नहीं रहा है, तो राज्यपाल कानून बनाते हैं, उसी को बोलते हैं, उस कानून को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ये आता है आर्टिकल 213 से। और प्रेसिडेंट का जो आता है ऑर्डिनेंस, वो आता है आर्टिकल 123, 123 इसका 213, ठीक है। और ये जो कानून होता है ना, ये जो ऑर्डिनेंस होता है, ये क्योंकि जो प्रोसेस है कानून का वो तो फॉलो नहीं हुआ, प्रोसेस तो आपको बता दिए, विधानसभा देन विधान परिषद देन राज्यपाल, तो ये प्रोसेस तो फॉलो हुआ नहीं, कानून डायरेक्ट बन गया। तो इस कानून का उम्र ज़्यादा नहीं होता है। जब विधानसभा बैठेगी, अगली बार जब बैठेगी कोई भी सत्र में, तो इस कानून को पास करेगी, अगर नहीं पास किया तो वहीं फेल हो जाएगा, ठीक है। तो विधानसभा फिर विधान परिषद इसको पास करेगा। तो इस जो कानून होता है ना, इसका समय जो होता है वो होता है मात्र 6 महीना और 6 सप्ताह, 6 महीना 6 सप्ताह। 6 महीना क्योंकि विधानसभा हो सकता है 6 महीना बाद बैठे, और 6 सप्ताह माने बैठने के 6 सप्ताह तक का समय होता है पास करने के लिए, समय लगता है ना, डिस्कशन होगा, पास होगा। तो 6 महीना और 6 सप्ताह में अगर पास नहीं हुआ तो ये जो कानून राज्यपाल बनाए हैं वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये सब कुछ राज्यपाल के पावर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर लिए। राज्यपाल नियुक्त करते हैं किसको, सीएम को। सीएम कौन बनेगा, सीएम वैसे कौन बनेगा ये तो निर्धारित रहता है, इलेक्शन होता है, हम लोग को पता होता है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, मगर नीतीश कुमार जी को अपॉइंट लिखित में कौन अपॉइंट करते हैं, राज्यपाल। आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी बार बार राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं अपना इस्तीफा लेकर के, तो सीएम अपना इस्तीफा किसको देगा, राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ने उसको नियुक्त किया है। सभी मंत्रियों को भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं सीएम से एडवाइस लेकर के कि हाँ कौन मंत्री बनेगा। तो ये सब राज्यपाल के पावर्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया ये क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लो, 142 नंबर। ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। व्हाट इज़ द करंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमन आरती हु वाज कन्फर्ड द अमल कॉलोनी क्लूने वुमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड बाय द किंग चार्ल्स III इन मई 2024। देखो बीपीएससी अवार्ड्स वगैरह बहुत पूछता है, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत जो भी अवार्ड आप अभी पढ़ेंगे करंट में वो आप याद करना, बीपीएससी जरूर पूछता है। तो इसका तो आंसर था कि वो ई रिक्शा ड्राइवर थी और उनको ये अवार्ड दिया गया आरती जी को, ठीक है। ठीक है, इन हिस्टोरिक फेट आरती जो कि 18 साल की हैं, ई रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम अ विलेज इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी वाज कन्फर्ड विथ अमल क्लूने वुमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण अवार्ड, नेम्ड आफ्टर द वर्ल्ड रिनोन्ड ह्यूमन राइट बैरिस्टर एट द प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स इन लंडन ऑन वेडनेसडे। लंदन में दिया गया था, ठीक है, प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड फंक्शन में वहाँ पे इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया, वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे पत्ता हो गया, जीव जंतु हो गए, उनको तोड़ उड़ के ब्रेक डाउन कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है, विघटन। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, मगर थोड़ा सा ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं
और साथ ही बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन। जैसे आप देखे होंगे कि इंसान जब मर जाता है तो फिर उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है। फिर दफन हो गया तो जब उसको खोलेंगे मान लो 5-10 साल बाद, तो हड्डी मिलेगा सिर्फ। उसके शरीर का सारा मांस सब जो है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसने डिकम्पोज कर दिया, बैक्टीरियाज ने। ठीक है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है। तो यही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि बोलते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल गया, मतलब शरीर में जो भी चीज़ें हैं उसको वापस, जो भी न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वो वापस प्रकृति में चला गया, है ना। तो यही प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी है, जैसे इंसान का शरीर, उसको भी तोड़ ताड़ के सिंपल सब्सटेंस बना देगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट, माने जो भी न्यूट्रिएंट निकलेगा शरीर से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। दांत को जब डिकम्पोज करेगा तो कैल्शियम निकलेगा, है ना। दिस नेचुरल प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इकोसिस्टम। इससे क्या होता है, इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, वापस से न्यूट्रिशन जो है वो हमारे प्रकृति में चला जाता है। एंड इज कैरिड आउट बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। और ये कौन करता है, बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, ये याद रखना, बैक्टीरिया और फंगस। जैसे ब्रेड होता है, बहुत दिन तक ब्रेड रख दीजिएगा तो उसमें फंगस लग जाता है, भुआ बोलते हैं हिंदी में, भुआ लग जाता है, वही है फंगस। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है, तो प्रोसेस यही सब है। फ्रेगमेंटेशन, तोड़ देता है, काट देता है दांत से। डिट्रीवोरस, डिट्रीवोरस माने ऐसा इंसेक्ट जो चीज़ों को काटता है, कुतर देता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर वो डीप इन द सॉइल चले जाते हैं, जो भी मिनरल्स उसके शरीर से निकला वो फिर मिट्टी में अंदर चला जाता है। यही सब प्रोसेस है, ये सब आपके काम का नहीं है। आप बस इतना ही याद रखो कि ये बैक्टीरिया और फंगस से संबंधित है। ठीक है, की प्लेयर जो है इसमें वो बैक्टीरिया और फंगस ही है। और ये डिकम्पोजिशन जो है ये क्यों होता है, इससे इकोसिस्टम में वापस से न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो जाता है। जितना हम लोग खा पी के बड़ा हुए, जो भी न्यूट्रिशन लिए, फिर वापस वहीं चला जाता है प्रकृति में, तो रिसाइकल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, डिके इन अ डेड बॉडी। डेड बॉडी में पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, सब में। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका ऑप्शन में दिया है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो आपको पता ही है, श्वसन जिस प्रक्रिया से हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इन और CO2 आउट। यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इन करना और CO2 को आउट कर देना। ठीक है, और इसके लिए हमारे शरीर में क्या है, लंग्स, फेफड़ा जो है वो ये काम करता है, लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, श्वसन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, इसका क्या काम है, हम लोग खाना खाए, ऑक्सीजन लिए, तो दोनों चीज़ें मिल करके क्या करती है ना, एनर्जी रिलीज़ करती हैं। दोनों, ऑक्सीजन जो हम लोग लिए प्लस फूड जो हम खाना खाते हैं, ये दोनों मिल करके क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में। समझ गए, हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो ATP के फॉर्म में होता है। ATP, एडिनोसिन थाइफॉस्फेट। इसको ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। हमारे बॉडी में ये जितना ज़्यादा रिलीज होगा माने इतना करेंसी, ATP। समझ गए, तो ये हमारा रेस्पिरेशन का तरीका हुआ। इसको, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ही हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से ही, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत है, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं हो सकता है। बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है। पर कभी कभी होता है, कभी जब हम लोग दौड़ते हैं
ठीक है, मान लो रेस लगा रहे हैं, मैराथन हो रहा है, दौड़ रहे हैं, उस समय सांस लेते हैं जल्दी जल्दी तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, मसल्स को एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, मगर एनर्जी मिल नहीं पाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। फूड तो है, खाना तो खाए हुए हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा है। तो उस समय क्या होता है ना कि बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन ही एनर्जी रिलीज हो जाता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझे, जब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज हो तो कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, मगर उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ही कम होता है, वो ज़्यादा एटीपी रिलीज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है। प्लस एटीपी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी रिलीज़ होता है। लैक्टिक एसिड आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग दौड़ करके हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं, आपके मसल्स में दर्द होने लगता है, ये दर्द होता है लैक्टिक एसिड के कारण, मसल पेन। ठीक है, पैरों के मसल्स में, हाथ के मसल्स में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण मसल में पेन शुरू हो जाता है। समझ आया? तो लैक्टिक एसिड क्यों जमा हुआ? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी के साथ आया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में भी होता है। ठीक है, दूध, दही जमाने में इसी का लैक्टोजेन बैक्टीरिया का यूज होता है, दही जमाने में दूध में होता है लैक्टिक एसिड। तो इससे क्या होता है, मसल्स पेन होने लगते हैं। फिर उस मसल पेन को ठीक करने के लिए इंफ्रारेड लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि इंफ्रारेड लेज़र का मसल पेन के लिए किस लेज़र रे का प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड लेज़र रे का प्रयोग करते हैं मसल पेन को ठीक करने के लिए। समझ गए? तो रेस्पिरेशन हो गया दो तरह का, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है। एरोबिक नॉर्मल समय में, एनारोबिक जब कभी हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह, तब। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, ग्रीन प्लांट जो भोजन बनाते हैं हमारे लिए, उसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी, शुगर वगैरह में। पेड़ों को ऑक्सीजन बनाने, मतलब फूड बनाने के लिए 4 चीज़ का ज़रूरत होता है। पहला चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग उसको देते हैं। दूसरा चीज़ है वाटर, ये भी हम ही लोग देते हैं, प्रकृति देती है। तीसरा चीज़ है सनलाइट, ये भी प्रकृति देती है। और चौथा चीज़ है क्लोरोफिल, यानी हरित लवक, ये उसमें ऑलरेडी होता है। पेड़ जो हरा होता है क्लोरोफिल के ही कारण। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। पेड़ सनलाइट को एब्जॉर्व कैसे करते हैं, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और उसके बाद फिर सनलाइट को एब्जॉर्व कर लिया तो लाइट एनर्जी क्या करता है, वाटर को तोड़ देता है। H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है अलग अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, H2O को, फिर वो टूट जाता है और वो फिर CO2 के साथ मिल करके ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये फिर चारों का प्रोसेस है। समझ गए? और ये सारा चीज़ होता कहाँ पे है, पेड़ के पत्तों में। पत्ता में एक किचन होता है, किचन किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो किचन होता है, वहीं पे ये सारा प्रोसेस होता है। हाँ, और पिछला जो बता रहे थे कि एनर्जी हमारे शरीर में रिलीज होता है ATP के फॉर्म में, ये हमारे शरीर में कहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, उसमें एक सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे जहाँ बिजली बनता है वहाँ पावर हाउस बोलते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो बिजली यानी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और पेड़ खाना बनाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और ये कौन करता है, जो प्राइमरी प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, प्लांट्स, पौधे। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है फर्मेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन, किण्वन हिंदी में कहते हैं, मगर इसको समझाते हैं। देखो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मैदा है, तो मैदा को क्या करते हैं कि बहुत लोग जब भटोरा बनाते हैं तो क्या करते हैं कि मैदा को सान करके छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो 1-2 घंटे बाद क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है, यानी अपने साइज से बड़ा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंट कर गया, हल्का खट्टा खट्टा जैसा हो जाता है।
या फिर लोग इडली बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, पीस करके फिर धूप में रख देते हैं, फिर वो अपने साइज से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा खट्टा भी हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं फर्मेंट हो गया या फिर किण्वन। समझ गए? तो ये है फर्मेंटेशन। या जब दारू वगैरह बनाते हैं तो वहाँ भी अल्कोहल बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जो चावल है उसको सड़ा दिया जाता है, अंगूर को सड़ा दिया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है, तो वो फिर खट्टा जैसा हो जाता है, तो वो होता है फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस कौन करता है? ईस्ट। जनरली ईस्ट ये प्रोसेस करता है। फर्मेंटेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट, बैक्टीरिया, यही लोग ये फर्मेंटेशन करता है। ठीक है। और फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। अभी जो बताया कि बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं मिला और वो फर्मेंट होता है कोई भी चीज़। यहाँ देखो, फर्मेंटेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और माइक्रो बैक्टीरिया चाहिए होता है। ईस्ट और बैक्टीरिया ये दो चीज़ चाहिए, ये इसके रहने से फर्मेंटेशन अच्छे से होता है। ठीक है। देखो यहाँ अल्कोहल, एसिड अल्कोहल ये सब बनाता है। लैक्टिक एसिड, जैसे दही है ना, दूध से दही बनाना, ये भी फर्मेंटेशन ही है। ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये सब ऐसा ही है। ये सब चीज़ आप समझ गए। फर्मेंटेशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा है मसल सेल्स ह्यूमन बॉडी में। मसल सेल कैन ऑल्सो परफॉर्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड। जो भी आपको बताए, जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है बिना ऑक्सीजन के। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन से कुछ बेनिफिट भी होता है, ऐसे कुछ दही बन जाता है, तो दही तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। तो ईजियर टू डाइजेस्ट, दूध डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, पर दही लोग जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ये सब अच्छा चीज़ होता है फर्मेंटेशन का। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। Who among the following Indian capitalist was not the architect of Bombay Plan? इन चारों में से कौन वो कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीपति। पूंजीपति माने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक, जैसे धीरू भाई अंबानी, ठीक है, टाटा, तो बिरला, ये सब नाम है। तो कौन इसमें बॉम्बे प्लान के आर्किटेक्ट नहीं थे? बॉम्बे प्लान एक आया था 1944 में। 1944 में कुछ कैपिटलिस्ट लोग मिल करके सरकार को एक प्लान बताए थे कि जब आज़ादी हो जाएगा तो इस प्लान के अनुसार काम करना। तो ये काम जो है, ठीक है, तो उसमें कौन नहीं थे? तो धीरू भाई अंबानी जो है वो नहीं थे, बाकी लोग थे, JRD टाटा, श्रीराम, GD बिरला, और भी लोग थे। बॉम्बे प्लान क्या था, क्या प्लानिंग था इन लोग का, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, द बॉम्बे प्लान इज द name commonly given to a World War II era set of import substitution industrialization based proposal for the development of post independence economy of India। माने इंडिया के आज़ादी के बाद इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किस तरफ ले जाना है, इसको ले करके कुछ पूंजीपतियों ने एक प्रपोजल सरकार के सामने रखा था। ठीक है। और ये प्रपोजल क्या था? प्रपोजल जो है वो बेस्ड था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंपोर्ट माने जो भी सामान हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, माने सामानों को बाहर से ना मंगा के यहीं प्रोड्यूस करना, ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, यानी ऐसा औद्योगिकरण करना, ढेर सारा उद्योग लगाना कि हमें बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े। ठीक है। व्यापार हो रहा था, हम लोग अंग्रेजों के चंगुल में कैसे फंसे? व्यापार के कारण ना, वो लोग व्यापार करने ही आया था ना। तो प्लान ये रहा कि आज़ादी के बाद हम लोग क्या करेंगे, व्यापार को ख़त्म करेंगे, जो करना होगा खुद करेंगे, जो उगाना होगा, जो बनाना होगा, जो उद्योग लगाना होगा खुद लगाएंगे। यही था बॉम्बे प्लान कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इंपोर्ट नहीं करना है, जो करना है खुद ही कर लेना है।
समझ गए। ये प्लान पब्लिश हुआ था 1944 में बाय 8 लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे इसमें, लीडिंग 8 थे उसमें, ठीक है, जिन्होंने ये लाया था। प्रपोज स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इन्होंने प्रपोज किया था कि राज्य जो है वो इंटरवेंशन करे आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है, जैसे ही हम लोग आज़ाद हो जाएं उसके बाद ये हो, ठीक है। ये 8 लोग हैं। टाइटल था इसका ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। द सिग्नेटरीज ऑफ द प्लान वेयर JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, आरदेशिर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई आरदेशिर, दराब शॉ श्रॉफ, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जॉन मथाई। सर जॉन मथाई तो रेलवे मंत्री भी हमारे रह चुके थे। द प्लान वेंट थ्रू 2 एडिशन। द फर्स्ट वॉज पब्लिश इन जनवरी 1944। 2 एडिशन आया था, एक जनवरी 1944 में, दूसरा 1945 में, इसीलिए ऊपर लिखा है 1944-45, ठीक है। तो ये इतने लोग थे, अब इसमें से नाम उठा के आपसे पूछ लिया है ना, मगर यही था बॉम्बे प्लान। बाकी इसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024। कौन सा कंट्री मून के डार्क साइड से मिट्टी लेके आया? मून का डार्क साइड, देखो मून जो है ना हमारा, वो तो आप लोग देखते ही हैं कि इंडिया, हमारा जो धरती है, ये धरती हो गया, ठीक है, अर्थ, और ये हो गया मून, और ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। 1 महीने में 27 दिन में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जब ये चक्कर लगाता है तो कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, तो कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी नहीं दिखता है ये। लेकिन मून का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी मतलब उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वो डार्क साइड है, वहाँ पे सूरज का रोशनी कभी पड़ता ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ से मिट्टी कौन लेके आया? तो वो था चाइना। चाइना वहाँ से मिट्टी लेके आया। मगर इंडिया भी मून के मामले में बहुत आगे है। कैसे आगे है अभी आपको बताते हैं। देखिए, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल सैंपल्स बैक फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। फर्स्ट कंट्री द चंगई 6 मिशन, चाइना का मिशन है चंगई 6। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मैचिंग करा करके कि चंगई पूछ देगा, फिर चंद्रयान पूछ देगा, फिर आपको अपोलो पूछ देगा, ठीक है, लूना पूछ देगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन किस देश का मिशन है। तो चंगई 6 जो है ये चाइना का मिशन था। लॉन्च्ड इन मे, सक्सेसफुली रिट्रीव दिस सैंपल्स मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन लूनर एक्सप्लोरेशन। द मिशन इन्वॉल्व्ड अ 53-day जर्नी टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द लूनर फार साइड। लूनर माने चांद, लूनर हम लोग चांद को कहते हैं। तो उसके फार साइड से सैंपल कलेक्ट करके वापस आने का 53 दिन का ये मिशन था, जाना, कलेक्ट करना, वापस आना। तो यहाँ तो यही बात है। मगर चांद के बारे में और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि बाकी देशों ने क्या क्या किया है चांद के लिए, ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन माने आज का रशिया, उस समय था USSR, ठीक है, सोवियत यूनियन। ये पहला देश था, फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा था, मतलब एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसमें आदमी ने भेजा था। माने कोई स्पेसक्राफ्ट चांद पे पहुंचने वाला कोई देश था जिसने स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजा था, तो वो था सोवियत संघ। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 2। तो याद रखना, लूना मिशन किसका है? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का मिशन था लूना। लूना 2 में 1959 में, हो सकता है लूना 1 फेल कर गया होगा, जैसे हमारा चंद्रयान 2 जो है वो फेल कर गया था। तो उसी तरह से लूना 2 जो है वो चांद पे पहुंचा। पहला मिशन था सोवियत संघ का था जिसमें कोई स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंचा था, पर वो अनमैन्ड था, उसमें आदमी नहीं था। फिर अमेरिका क्या किया, क्योंकि उस समय USA और USSR के बीच में लड़ाई चलता था ना, कोल्ड वॉर, ठीक है, शीत युद्ध चल रहा था। लड़ तो रहे थे मगर हथियारों से नहीं, तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध। तो USA को USSR से आगे निकलना था, तो उसने इंसान को ही भेज दिया चांद पे। तो पहला देश बन गया जिसने इंसान को चांद पे भेजा 1969 में, ठीक है। 10 साल लग गया लेकिन भेजने में। 1959 में USSR भेजा एक स्पेसक्राफ्ट, और 1969 में USA ने आदमी को भेज दिया। वो मिशन था अपोलो 11 मिशन। देखो अपोलो 11, अपोलो 10 तक फेल हुआ होगा,
अपोलो 11 मिशन फेल नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजा होगा बिना आदमी वाला, फिर आदमी को भेजा 1969 में। कौन गया था आपको पता है, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यूएसए फर्स्ट देश था। उसके बाद और क्या क्या, The USSR Luna program achieved several milestones, including the first impact on the moon, Luna 2, and the first soft landing, Luna 9 in 1966. Soft landing मतलब होता है जैसे आराम से लैंडिंग करवाना, पर इंडिया का तो जैसे चंद्रयान 2 था, उसका क्रैश लैंडिंग हो गया था, तेजी से जाके गिर गया, फिर हमारे से कनेक्शन टूट गया, सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए ने पहला मैन मिशन भेजा अपोलो 11 में। ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो है ये दोनों चांद पे गए थे। चाइना की बात करें तो चाइना हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन लूनर एक्सप्लोरेशन। चंगई मिशन है चाइना का, इसने काम किया, जैसे पहला मिशन जो फार साइड गया और वहाँ से मिट्टी उठा के लाया, है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया का चंद्रयान 3 जो है मिशन रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। पहला बन गया इंडिया जो मून के साउथ पोल पे इंटर किया, मतलब अपना मिशन साउथ पोल पे, जैसे मून है ना तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो सभी जो देश है ना वो नॉर्थ पोल की तरफ ही जा रहे थे, पर इंडिया क्या किया, साउथ पोल में अपना जो है स्पेसक्राफ्ट भेजा, समझे। साउथ पोल में बहुत मुश्किल था उधर भेजना, क्योंकि वो गड्ढा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, अंधेरा भी है पूरा उधर, तो पहला बन गया इंडिया। और दूसरे नेशंस की बात करें तो जापान का हीटेन मिशन है, ठीक है, या हाइटेन बोल सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्मार्ट 1 एंड अदर्स हैव ऑल्सो कंडक्टेड लूनर मिशन, बाकियों ने भी कंडक्ट किया है। आपको इस तरह से मिशन याद कर लेना है कि इस देश का कौन सा मिशन था। अपोलो यूएसए का, लूना सोवियत संघ का, चंगई चाइना का, ये याद कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146 नंबर है। What is the name of the 1 month long cattle fair organized at the confluence of the Ganga and Gandak river? देखो, कैटल फेयर माने पशु मेला, तो पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है, गंगा और गंडक नदी के किनारे। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस पे, गंगा और गंडक के संगम पे पशु मेला, सोनपुर मेला। ठीक है, थोड़ा सा सोनपुर मेला के बारे में देख लीजिए। सोनपुर फेयर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो दो नदियों के संगम पे, गंगा और गंडक, कहाँ पे, बिहार के सारण और वैशाली बॉर्डर में, सारण जिला और वैशाली जिला के बॉर्डर है सोनपुर, वहाँ पर। ठीक है, पॉपुलर सिंस एंशियंट टाइम्स, ये एकदम प्राचीन समय से ही पॉपुलर है। यहाँ पे जानवरों का व्यापार होता है, 1 महीना लंबा चलता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे, नवंबर के महीने में। द फेयर विच स्टार्ट एवरी ईयर विद द बाथिंग ऑफ, कार्तिक पूर्णिमा के नहाने से ये शुरू होता है। पूर्णिमा में लोग नहाते हैं ना गंगा नदी में, वहाँ से शुरू होता है। इस मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं और छत्तर मेला भी लोग इसको कहते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है, हरिहर नाथ मंदिर, लोग गंगा नदी में नहाते हैं, फिर हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करते हैं। Although the fair is famous by the name Pashu Mela, the speciality of this fair is that everything from needles to elephant can be purchased here. यहाँ पे सब कुछ खरीदा जा सकता है, सुई से लेकर के हाथी तक यहाँ खरीदा जाता है, तो इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, द फेयर ऑल्सो हैज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व भी है इसका। इट इज़ बिलीव दैट ट्रेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो व्यापारी थे सेंट्रल एशिया से, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ के लोग इस मेला में आते थे जानवर खरीदने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे एलिफेंट खरीदा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर था, उसके बाद मुग़ल एम्पायर अकबर और वीर कुंवर सिंह जो हीरो थे गदर के, या ये लोग भी यहाँ पे एलिफेंट खरीदते थे। 1857 में जो हुआ था, ठीक है, उसको गदर बोलते हैं, गदर ऑफ 1857। उसके हीरो कौन थे, वीर कुंवर सिंह बिहार के, फिर मुग़ल एम्पायर अकबर, फिर मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग भी सोनपुर मेला से हाथी खरीदते थे। ठीक है,
फिर कुछ अंग्रेजों ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इन 1803 रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो बिल्ट ए बिग हॉर्स स्टबल इन सोनपुर, एक बड़ा सा घोड़ा का स्टबल बनाया था रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज मेंशन ऑफ गुरु नानक देव ऑफ सिखिज्म कमिंग हियर इन रिलीजियस एंड लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो केम हियर ड्यूरिंग ए विजिट टू कुशीनगर। लॉर्ड बुद्धा भी वहाँ गए थे, गुरु नानक भी गए थे। मतलब लॉर्ड बुद्धा के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से मतलब ये मेला चला आ रहा है। द हरिहर नाथ टेम्पल इन सोनपुर बोस्ट अ यूनिक डिस्टिंक्शन एज द सोल टेम्पल वर्ल्ड वाइड फीचरिंग एन इंटीग्रेटेड आइडल ऑफ हरि एंड हर। हरि मने विष्णु, हर मने शिवा, इनका वहाँ पे वो है, ठीक है। और ये शुंग पीरियड के टाइम से भी ये सभी चीज़ें वहाँ पे पॉपुलर हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि ये आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? हु डिसाइड्स द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य की विधानसभाओं के मेंबर एमएलए को अगर डिसक्वालीफाई करना है, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, कि एमएलए जो है वो उसने अगर करप्शन किया है या कुछ ऐसा गलती किया है तो उसको कौन मतलब डिसक्वालीफाई करता है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसको डिसक्वालीफाई करने का जो पावर है वो है गवर्नर के पास। अभी बताए थे ना कि गवर्नर जो है उनके पास बहुत पावर है। तो गवर्नर जो है वो राज्य के जो एमएलए होते हैं उसको डिसक्वालीफाई करते हैं। उसी तरह से केंद्र में एमपी लोगों को डिसक्वालीफाई कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि डिसक्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्यों मतलब कि किसी एमएलए को कब हटाया जा सकता है, कब डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस आर्टिकल में इसका वर्णन है, ए पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ, पहला अगर वो लाभ के पद पे है, ठीक है। मान लो कि कोई आदमी टीचर था, ठीक है, बिना रिजाइन के इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया, तो गलती उसका है क्योंकि वो लाभ के पद पे है। तो अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो एक दोनों जगह से सरकार का पैसा उठा रहा है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। ए पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। दूसरा है, अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का यानी पागल घोषित हो जाए। मान लो कि एमएलए है, ठीक है, जब बना था तब तो ठीक था, बाद में वो पागल हो गया तो उसको डिसक्वालीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बढ़िया सीट खा रहा है। कोई नया व्यक्ति अगर वहाँ चुन के आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति, तो फिर उस जो इलाका है उसका विकास होगा जिस क्षेत्र से वो आएगा। मगर अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो गया है तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तो कोई पागल है इसको कौन डिक्लेयर करेगा? इसको कोर्ट डिक्लेयर करेगी। कोर्ट ये कह देगी कि अच्छा, कोर्ट लिखित में दे देगी कि ये व्यक्ति पागल हो गया, अब इसको हटाया जा सकता है। तो फिर उस व्यक्ति को हटाना होगा, डिसक्वालीफाई करना होगा। ए पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, दिवालिया मैंने जैसे मान लो विजय माल्या है, विजय माल्या एमएलए एमपी थे, ठीक है, एमपी भी थे विजय माल्या, तो एमपी भी थे प्लस दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब क्या है कि विजय माल्या जो है वो उसके पास जो भी वो लोन लिया था बैंकों से उसको चुकाने का उसके पास पैसा ही नहीं था, है ना। बैंकों से लोन जो लिया उसको वो चुका ही नहीं सका, तो यानी उसके पास पैसा नहीं था चुकाने के लिए, तो वो दिवालिया हो गया और वो भाग गया इंडिया से। तो उसका जो एमपी वाला पद था वो भी चला गया। समझ गए? तो पद उनको डिसक्वालीफाई कौन किया? प्रेसिडेंट, क्योंकि एमपी का बात था। अगर एमएलए का बात रहेगा तो डिसक्वालीफाई कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ठीक है। फिर अगला, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन ही ना रहे, है ना, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एमएलए है और वो विदेश में जाके बहुत दिनों से रह रहा है, वो वहीं का कहीं का ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का कहीं का नागरिकता ले लिया, तो जैसे ही वो दूसरे देश का नागरिक बनेगा तो भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। और अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा तो फिर वो यहाँ का एमएलए कैसे हो सकता है? तो वो भी उसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए पर्सन इज डिसक्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून से वो डिसक्वालीफाई हो जाए, या फिर ए पर्सन कैन बी डिसक्वालीफाई ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, या फिर उस पर दल बदल का कोई चार्ज लग जाए,
कि इस व्यक्ति ने दल बदल किया है। दल बदल का चार्ज लगता है 10वीं अनुसूची से। हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, तो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के बारे में है। 12 रट लेना, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान है रटना 12 अनुसूची, ठीक है, बता देंगे किसी क्लास में। तो 12 अनुसूची जो है, तो 10वीं अनुसूची में आपको जो है दल बदल के बारे में है। तो अगर कोई व्यक्ति पे दल बदल का चार्ज लग जाए, दल बदल माने कि वो मान लो कि कोई आदमी है, वो इलेक्शन लड़ा बीजेपी की टिकट लेकर के, इलेक्शन जीत गया, जीतने के बाद उसने बीजेपी को छोड़ करके और वो आरजेडी से जाके मिल गया, तो उस व्यक्ति का जो सीट है वो चला जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर वहाँ पे अब नया इलेक्शन होगा उस जगह पे। अब अगली बार वो व्यक्ति जीतेगा या नहीं भी जीत सकता है। तो ये होता है दल बदल, ठीक है। तो ये तो हमारे संविधान में लिखा था कि इतना चीज़। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारा मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का कारण है। जैसे हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सभी इलेक्शन वगैरह इसी कानून से होता है। तो इस कानून में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हाउएवर इफ ए लेजिस्लेटर, यहाँ पे देखो, शुड बी डिस्क्वालीफाई फॉर 6 ईयर्स, अगर कोई व्यक्ति पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर चार्ज लग जाए कि इसने कोई करप्शन किया है, ठीक है, करप्शन का चार्ज लग जाए अगर किसी एमपी एमएलए पे, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 6 साल के लिए। वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई हटा भी दिया जाएगा और 6 साल उसको ख़त्म भी किया जाएगा। जैसे ये चीज़ हाल फिलहाल राहुल गांधी केस में हुआ था। राहुल गांधी जी पे ये करप्शन का चार्ज लगा करके और उनको 6 साल के लिए वो कर दिया गया था कि 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर इसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। However, if a legislator is sentenced to any term of imprisonment, then he or she should be disqualified from the date of conviction till the entire period of the imprisonment. जितना दिन तक जेल में रहेगा तब तक वो डिस्क्वालीफाई तो उसको रहना ही है, उसके अलावा वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद। हमारे देश में नज़रबंद भी चलता है। नज़रबंद माने हाउस अरेस्ट, घरे में अरेस्ट कर देगा, चारों साइड पुलिस खड़ा रहेगा, बाहर नहीं जा सकते हैं, फ़ोन उन छीन लेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो इलेक्शन लड़ सकता है। जेल में थोड़ो ना है, कोई करप्शन थोड़ो ना किया है, तो वो केस लड़ सकता है, ठीक है, मतलब वोट लड़ सकता है। द person must not have been found guilty of certain election offense or corrupt practices in the election, मतलब कि उसको गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए, इलेक्शन में कुछ ऐसा करप्ट प्रैक्टिस करते हुए वो गिल्टी नहीं माना जाना चाहिए, गलती नहीं हो। द पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, अगर मान लो कोई व्यक्ति आईएएस है, उस पर घूस का लग गया, इसके बाद वो इलेक्शन लड़ता है, नहीं, वो नहीं लड़ सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो लड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मगर ऐसा तो देखो इंडिया में होता नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो करप्ट ही हैं, मगर फिर भी है कि करप्ट लोग अगर उन पर चार्ज लग गया है करप्शन का तो फिर वो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। द पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग इनमिटी, अगर कोई व्यक्ति दो समुदायों के बीच में मतभेद फैला रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव फैला रहा है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति घूस लेता हो पकड़ा गया है, मगर तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति अपना इलेक्शन का खर्चा जो है वो दिखाने में असमर्थ है, मतलब इलेक्शन में खूब खर्चा कर दिया, हद से ज़्यादा, जो एक लिमिट है सरकार का उस लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रहा है लोग, और सरकार को बता भी नहीं रहा है कितना खर्च किया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। द पर्सन मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसका सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मगर सारे नेताओं का इंटरेस्ट तो रहता है ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में। द पर्सन मस्ट नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग, मतलब होल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे, जो बता दिए आपको। सामाजिक क्राइम करते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहिए, जैसे छुआछूत, दहेज, सती प्रथा, ठीक है। द गवर्नर का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसीजन कौन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो गवर्नर। कोई भी एमएलए गलती कर दिया, इतना सारा गलती में से कोई भी एक गलती मान लेते हैं कि दहेजे ले लिया, तो गलती कर दिया है एमएलए, अपना बेटा के लिए दहेज ले लिया है, कुछ किया,
तो उसको डिस्क्वालीफाई करना है। कौन करेंगे? गवर्नर। गवर्नर का डिसीजन देंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, और डिसीजन देने से पहले गवर्नर एडवाइस लेते हैं किससे? इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे गवर्नर डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, द डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी रिजर्व्ड इफ ए हायर कोर्ट ग्रांट ए स्टे। अगर हायर कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे तो फिर स्टे हो जाता है। जैसे राहुल गांधी का केस में आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। देखो इतना सारा तरीका है एमएलए को या एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का, जिसमें से एक तरीका सबसे अलग है। वो एक तरीका है दल बदल। दल बदल को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। ये आता है संविधान की 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये पहले नहीं था। पहले कोई भी आदमी ना इस पार्टी में है, फिर उस पार्टी में है, फिर उस पार्टी में है, इतना पार्टी बदलता था। एक पार्टी वाला बोलता था कि हम 2 करोड़ देंगे, मेरे में आ जाओ, तो उसमें चल जाता था। दूसरा पार्टी वाला बोलता था कि हम मंत्री पद देंगे, मेरे में आ जाओ, तो उसमें चल जाता था। तो दल बदल होता रहता था। इसको बोलते थे पहले आया राम और गया राम की राजनीति। आया राम गया राम, कभी आया राम, इस पार्टी में आया राम, फिर गया राम। तो हुआ क्या कि सरकार जो है वो देखा कि इससे क्या होता है कि सरकार बार बार गिर जाती है ना। आदमी सब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो फिर उसकी सरकार बन जाती है, फिर उस पार्टी से दूसरी में जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। तो 1985 में संविधान में संशोधन हुआ, 52nd अमेंडमेंट, संविधान का 52वां संशोधन। उसमें दल बदल अधिनियम लाया गया, दल बदल कानून, कि अब जो दल बदल करेगा उस आदमी का जो विधायकी है वो चला जाएगा, यानी उसकी सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, दोबारा से इलेक्शन लड़ना होगा उस आदमी को, फिर जीत के आना होगा। अगर आप दल बदल किए तो आपका विधायकी चला जाएगा। ये आया 52nd अमेंडमेंट 1985 में। 10वीं अनुसूची में इस चीज़ को जोड़ दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लीजिए। द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पार्लियामेंट एडेड कब? 10वीं अनुसूची 1985 में इसको ऐड कर दिया गया, ताकि वो लोग पार्टी इस तरह से बदले नहीं। लोग जो है एक पार्टी जीत के आते हैं फिर उसको छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, ये ना हो। ठीक है, इसको 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन एक्ट करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, समझ गया। मगर ये अलाउ करता है मर्जर को। मर्जर मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। तो ए पार्टी मान लेते हैं, जो ए पार्टी है या बीजेपी मान लेते हैं, ठीक है, और बी में है आरजेडी। अब आरजेडी के 2/3 मेंबर से ज़्यादा बीजेपी में जाके शामिल हो गया, तो क्या ये 2/3 मेंबर माने आरजेडी में अगर 100 लोग था तो 66 से ज़्यादा माने 70 लोग बीजेपी में शामिल हो गया, तो 70 लोगों को हटा दिया जाएगा? 70 विधायक को हटा दिया जाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता है कि किसी पार्टी का 2/3 माने 66% से ज़्यादा मेंबर अगर छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, तो इसको बोलते हैं मर्जर। मर्जर माने पार्टी मर्ज हुआ है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन एक्ट लॉ जो है वो नहीं लगता है, याद रखना। एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है हर जगह पर, अगर एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी छोड़ के जाएगा तो लगेगा। मगर अगर 2/3 से ज़्यादा आदमी छोड़ के जाता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उस पर नहीं लगता है। समझ गए? तो ये हुआ मर्जर। आगे देख लो थोड़ा सा और, यहाँ देखिए, बट 91st अमेंडमेंट ये 2003 से आया। मर्जर का जो चीज़ है ना, ये 2003 से आया। 2003 में 91वां संशोधन हुआ था, उसमें ये चीज़ आया था। द मेंबर्स डिसक्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ सीट इन द सेम हाउस। द मेंबर डिसक्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, मतलब कि वही किया, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया तो फिर उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह का जो केस होता है ना, हर जगह तो गवर्नर निर्णय लेते हैं डिसक्वालिफिकेशन का, पर यहाँ पे जब भी दल बदल का केस होगा तो फिर डिसक्वालिफिकेशन का निर्णय कौन लेगा? स्पीकर। स्पीकर माने अध्यक्ष। अगर लोकसभा में हुआ है तो लोकसभा के अध्यक्ष, अगर विधानसभा में हुआ है तो विधानसभा के अध्यक्ष। केवल दल बदल के मामले में डिसक्वालीफाई करने का जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। या फिर राज्य में देखें तो गवर्नर और केंद्र में देखें तो प्रेसिडेंट। दल बदल का पावर, डिसक्वालीफाई का पावर
प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास नहीं है, वो है अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास। समझ गए आप लोग? मगर इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन में डिस्क्वालीफाई करना है, यही दिक्कत है कि कितने दिन में डिस्क्वालीफाई करना है। अब है व्हाट आर द ग्राउंड्स, ग्राउंड क्या क्या है, किस किस आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो अगर इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है माने कोई विधायक है या फिर कोई सांसद है, वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, छोड़ दिया दूसरी पार्टी में चला गया, तो उस पर लग जाएगा दल बदल। या अगर कोई व्यक्ति है, कोई विधायक या सांसद है, वो अपने पार्टी के हिसाब से वोट नहीं देता। जैसे मान लेते हैं कि कोई कानून आया, जैसे बीजेपी सरकार है, अभी बीजेपी सरकार है हमारे यहाँ केंद्र में, वो कोई कानून लेके आई, जैसे कि कानून तो बहुत सारा लेके आती है, जैसे मान लेते हैं 3 तलाक को बैन करने के लिए कोई कानून लेके आई, तो बीजेपी के जितने मेंबर हैं उनको इसके 3 तलाक के इसमें वोट देना होगा कि हाँ 3 तलाक गलत है, 3 तलाक को हटाया जाए। जितने मेंबर हैं सबको वोट देना होगा इसी चीज़ पे। अगर कोई एक मुस्लिम मेंबर है बीजेपी में और वो चाहते हैं कि नहीं नहीं 3 तलाक तो रहना चाहिए, और वो वोट नहीं देते हैं, वो नो में वोट देते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, इस 3 तलाक को हटाने के मैं अगेंस्ट में हूँ, नो में वोट दे देते हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, दल बदल कानून इन पे लगा करके इनका सीट छीन लिया जाएगा। समझ में? अगर अपनी पार्टी के हिसाब से लोग वोट नहीं देंगे तो उनके सीट को छीन लिया जाएगा। समझ गए आप लोग? इसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, माने कोई ऐसा मेंबर है जो निर्दलीय चुना गया है, बिना किसी पार्टी से, वो अपने से खड़ा हुआ बिना किसी पार्टी के नाम पे, और वो जीत गया तो लोगों ने उसको वैसे ही जिताया है, उस पर भरोसा किया है कि ये किसी पार्टी का आदमी नहीं है, ये अच्छा काम करेगा, और जीतने के बाद वो जा करके किसी में जुड़ जाए, बीजेपी में, आरजेडी में, जेडीयू में, कि कोई पार्टी का मेंबर बन जाए, तो इसकी सीट जो है वो चली जाएगी। फिर यहाँ पे नया इलेक्शन होगा। क्यों सीट चली जाएगी? क्योंकि लोगों ने भरोसा किया था कि तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगे, फिर भी तुम चले गए, तो इसकी सीट चली जाएगी। जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, निर्दलीय व्यक्ति है, उसको किसी दल में शामिल नहीं होना है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है जैसे राज्यसभा में 12 आदमी चुनते हैं, कौन, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो 12 लोग चुन के भेजते हैं ना राज्यसभा में, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, अलग अलग फील्ड के, वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो जब उसको चुन के भेजा गया है तो 6 महीने के अंदर उसको पार्टी ज्वाइन कर लेना है, जो भी ज्वाइन करना चाहे। अगर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो उसकी सीट फिर चली जाती है। तो ये 4 ही केस है कि या तो आप अपना पार्टी छोड़ रहे हैं, या अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं, या निर्दलीय आदमी कोई दल में शामिल हो जाए, या नॉमिनेटेड आदमी 6 महीना बाद कोई पार्टी ज्वाइन करे, देन उस पर लग जाता है एंटी डिफेक्शन। समझ गए? तो एंटी डिफेक्शन के बारे में हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। इतना ही चीज़ है, ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, आपके PDF में रहेगा, आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ सकते हैं। ये सब मेंस के लिए है इम्पॉर्टेंट, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए जितना चाहिए वो आपको बता दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक को डिस्पोज करना, जैसे लोग प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा, प्लास्टिक को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो सकता है ना। दूसरा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब होते हैं कोयला, ठीक है, कोयला को जलाना। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। चौथा है पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज, पेस्टिसाइड मतलब होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, खेत में जो स्प्रे मारते हैं, पेस्टिसाइड्स, उसका ज़्यादा यूज। देखो चारों से एयर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, मगर है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है फॉसिल फ्यूल को जलाना। यहाँ पे लिख दिया है बर्निंग, प्लास्टिक में भी लिख देता ना बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, ऐसा नहीं लिखा।
प्लास्टिक को जलाना, ये लिखा डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को फेंक रहे हैं, ये मिट्टी में दफना रहे हैं कि जला रहे हैं, वो नहीं लिखा है। पर यहाँ तो क्लियर लिख रहा है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जलाएंगे धुआं होएगा, और यही मुख्य कारण है, समझे। इसीलिए बी इसका आंसर है। बहुत लोग कंफ्यूज होके कि चारों है तो गलती कर दिए थे, पर बी है। नेक्स्ट है 149 नंबर, मुंगेर। मुंगेर का जो हिली रीजन है वो बिहार के किस हिस्से में आता है? तो देखो, साउदर्न हिली रीजन, नॉर्थ बिहार प्लेन, सोमेश्वर हिली रेंज, साउथ बिहार प्लेन। अगर आप बिहार का नक्शा देखें, अगर आपको बिहार बनाने आता हो तो कुछ ऐसा बनता है बिहार। बिहार के बीचों बीच से जाती है गंगा नदी, ठीक है, ये है आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है ना, ये बिहार को दो भाग में डिवाइड करता है। गंगा नदी में जब बाढ़ आता है तो दोनों साइड, ठीक है, इधर भी और इधर भी, गंगा का मतलब कि प्लेन इलाका है, गंगा का प्लेन इलाका, प्लेन माने मैदानी क्षेत्र है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ बिहार प्लेन, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। इसके ऊपर जो इलाका है ना, ये वाला, ये है तराई। तराई माने जो माउंट एवरेस्ट या हिमालय है, हिमालय का तराई, तराई माने पहाड़ का निचला हिस्सा, जो पहाड़ होता है ना उसका ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं तराई, ठीक है। तो तराई है। और जो आपका जो पश्चिम चंपारण वाला ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, पश्चिम चंपारण का जो ये वाला साइड है आपका, ये वाला साइड, ये हिली रीजन है, शिवालिक, हिमालय का जो शिवालिक है वो यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो यही है, वो है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है सोमेश्वर, और वो यहीं पर है, पश्चिम चंपारण के इस हिस्से में। और साउथ का जो ये वाला हिस्सा बच गया, यहाँ पे है कैमूर, रोहतास की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी, ठीक है, राजगीर भी आ जाता है, गया में भी पहाड़ आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसको साउदर्न हिली रीजन या साउदर्न प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। साउदर्न माने साउथ का दक्षिणी, हिली रीजन कहेंगे या प्लेट्यू रीजन कहेंगे। अब जो आप क्वेश्चन है वो देख लीजिए, मुंगेर हिली रीजन लिख दिया, हिली माने पहाड़, तो प्लेन एरिया तो आएगा ही नहीं उसमें, तो नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन तो कट ही गया। सोमेश्वर कहाँ है? ऊपर पश्चिम चंपारण में। मुंगेर कहाँ है? नीचे है, साउथ में। तो आपका आंसर हो जाता है ए, साउदर्न हिली रीजन, ठीक है। मुंगेर जो है वो आता है सदर्न हिल रीजन में। ये हो गया बिहार का नक्शा, यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज, आप देख लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके जो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये एकदम वही क्वेश्चन है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, आप लोग नोट्स इसको कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि कौन पहला व्यक्ति था जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो कौन पहला व्यक्ति था जिसने बताया था? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन, ठीक है। किसी ने बताया था ना कि एटम जो है वो तरबूज की तरह होता है, जो लाल वाला हिस्सा होता है वो उसका प्रोटॉन होता है, और काला वाला जो सीड होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसने बताया था वही फर्स्ट था, ठीक है। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे PYQ का 70th का ही जो अगला पेपर। 70th में 2 पेपर हुआ था, एक 13 दिसंबर और दूसरा 4 जनवरी वाला। तो अब 4 जनवरी वाला डिस्कस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कशन हो गया उसको दोबारा अब रिपीट नहीं करेंगे, तो जल्दी हो जाएगा हमारा। आप लोग नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, और मॉक टेस्ट जो भी हो सकता है वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जो भी आप लोग देख लीजिए, बहुत सारा मॉक टेस्ट है BPSC के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। तो वो आप लोग कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।